एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम मुसलमान ऐसे लोगों से नहीं लड़ोगे जिनकी शक्लें बिल्कुल रेड लाल होंगी, उनके नाक बिल्कुल फ्लैट होंगे, उनकी छोटी छोटी आंखें होंगी और चेहरे बिल्कुल शील्ड्स की तरह फ्लैट होंगे और जिनके जूते बालों से बने होंगे। नाउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के बाद अपनी वफात तक पूरे अरब को फतह कर लिया था और मुसलमानों की एम्पायर पूरे अरब में फैल चुकी थी, जिसके बाद खिलाफत राशिदा के 30 सालों में अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की खिलाफत में मुसलमानों ने पहली बार अरब से निकलकर इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर बनाई और पहली बार मुसलमान दुनिया के सुपर पावर बने। लेकिन सिर्फ 30 साल हुकूमत के बाद खिलाफत राशिदा खत्म कर दी गई और खिलाफत एक खानदान बनु उमैया के कंट्रोल में आई, जिन्होंने फिर मुसलमानों की इस एम्पायर पर 90 ईयर्स तक हुकूमत की और इसे राशिदून खिलाफत की इस साइज से बढ़ाकर इतने इलाके तक पहुंचा दिया। उमैया खिलाफत ने इतने बड़े इलाके को तो फतह कर लिया था, लेकिन बनु उमैया की खिलाफत में एक बहुत बड़ा मसला था कि यह खिलाफत सिर्फ और सिर्फ अरबों की थी, जिसमें नॉन अरब लोगों की कोई हैसियत नहीं थी। इस हद तक अरब कि इतनी बड़ी एम्पायर के बावजूद अरब हमेशा इस पूरी एम्पायर में बाकी अवाम से बहुत कम मिलते थे और किसी नॉन अरब को अरब से शादी करना इम्पॉसिबल था। और बनु उमैया की गवर्नमेंट में सारे पोस्ट सिर्फ अरबों के पास थे। ये उसी तरह था जिस तरह आज यूएई और सऊदी में पाकिस्तानियों और इंडियंस को ट्रीट किया जाता है। इस सब से तंग आकर उमैया खिलाफत के खिलाफ उनके मुल्क के अंदर से ही बगावत हुई और एक और खानदान अब्बासियों ने खिलाफत संभाली, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद थे। अब अब्बासियों के टाइम पर ही मुसलमानों की ताकत अपनी पीक तक पहुंची, जिसे वेस्ट में इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, जब बगदाद अब्बासी खिलाफत का कैपिटल दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी थी। अब्बासी खिलाफत ने दुनिया की सुपर पावर होने के साथ साथ एक बहुत ही यूनिक काम किया कि उन्होंने अपने कैपिटल बगदाद के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई, जिसे हाउस ऑफ विजडम कहा जाता था। और इस लाइब्रेरी को दुनिया की बेहतरीन किताबों, स्टोरीज और पोइट्री से भर दिया, जिसकी वजह से दुनिया के सारे इंटेलेक्चुअल लोग, साइंटिस्ट, पोइट्स, आर्टिस्ट्स सब अपने इलाके छोड़कर यहाँ इस सिटी में जमा होने लगे। अब्बासी खलीफा ने इस हाउस ऑफ विजडम में एक पोर्शन ट्रांसलेशन के लिए बनाया, ताकि यहाँ पर लोग बैठकर दुनिया के पुराने अजीम लोगों की राइटिंग्स को अरबी जबान में ट्रांसलेट कर सके। और जब ये ट्रांसलेशन शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता अरबी जबान दुनिया की सबसे ताकतवर जबान बनने लगी, जिस तरह आज इंग्लिश जबान है। अब्बासी खिलाफत ने दुनिया में पहली बार साइंटिस्ट को अपने रिसर्च करने के लिए फंडिंग करना शुरू की, जिसकी वजह से दुनिया में बड़े बड़े मुसलमान साइंटिस्ट सामने आए, जैसे कि बगदाद के इस हाउस ऑफ विजडम का हेड, जिसका नाम था अल-ख्वारिज़मी, A man named Al-Khwarizmi, जिन्होंने पहली बार दुनिया में अलजबरा इंट्रोड्यूस किया, was one of the greatest mathematicians of all time, a Muslim, worked in the golden age of Islam. जो आज भी दुनिया के साइंस में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अब्बासी खिलाफत में साइंस के साथ साथ आर्ट्स भी बहुत आगे बढ़ा और इसी दौर में अल्फ लैल व लैल जैसी किताब लिखी, 1001 Nights, जिसमें ऐसी स्टोरीज लिखी गई जिन पर आज तक हॉलीवुड में मूवीज बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अलादीन, अली बाबा, They all know about Alibaba. और सिम्बाद वगैरह। इन शॉर्ट मुसलमान दुनिया के सुपर पावर थे और इन्हें चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन जब भी हिस्ट्री में कोई एम्पायर इस लेवल तक पहुंचती है तो उससे आगे सिर्फ एक ही रास्ता होता है, डिक्लाइन। हुआ यूं कि अब्बासियों से पहले उमैया खिलाफत एज वी नो कि सिर्फ अरबों की खिलाफत थी, लेकिन अब्बासी खिलाफत उमैया से बिल्कुल ऑपोजिट थी। मतलब इस खिलाफत के दौर में एम्पायर के हर कोने से लोग गवर्नमेंट में शामिल थे, पर्शियंस, टर्क्स, ग्रीक सब। और एक अब्बासी खलीफा ने तो तुर्कों की एक बहुत पावरफुल फौज भी बनाई, सल्जूक फौज। और ये फौज टाइम गुजरने के साथ साथ इतनी स्ट्रांग हो गई कि इसने अब्बासी खिलाफत को मजबूत करने के बजाय खिलाफत का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जिसके बाद खलीफा सिर्फ एक नाम का खलीफा था और मुल्क की सारी ताकत सल्जूक फौज के पास थी। ये ऐसा है जैसे आज किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नाम का प्राइम मिनिस्टर हो और मुल्क की सारी ताकत किसी और के पास हो। सॉरी। सल्जूक फौज के कंट्रोल के बाद इसी फौज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अब्बासी खिलाफत कमजोर होती गई और उनकी इस इतनी बड़ी एम्पायर में हर तरफ बगावतें स्टार्ट होने लगी, जिससे आखिर ये इतनी बड़ी एम्पायर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गई, जिसकी वजह से मुसलमानों के हाथ से पहली बार फलस्तीन छीन लिया गया। इस सबसे बहुत साल पहले पहली खिलाफत में जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन सारे इलाकों को फतह कर रहे थे
तो उन्होंने क्रिश्चियंस की सबसे होली सिटी जेरूसलम को भी फतह कर लिया था। उसके बाद अगले 450 साल तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो फलस्तीन मुसलमानों से ले सके। लेकिन जब अब्बासी खिलाफत कमजोर हो गई और मुसलमान बहुत छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गए, तो इस टाइम का यूरोप के क्रिश्चियंस ने फुल फायदा उठाया और यरूशलेम फलस्तीन को मुसलमानों के हाथ से छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़ी जंग स्टार्ट की, द क्रूसेड्स, the mightiest battle between Christianity and Islam. और आखिर 1099 में उन्होंने फलस्तीन और जेरूसलम फतह करने के बाद हजारों मुसलमानों, बच्चे, औरतें, बूढ़ों को शहीद कर दिया और उनके घरों को आग लगा दी। एक किताब में तो ये तक लिखा है कि क्रूसेडर्स ने मुसलमान माओं से उनके बच्चे छीनकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग से नीचे फेंक दिए। मुसलमानों ने इन क्रूसेडर्स से भागकर घरों और मस्जिदों में छुपने की कोशिश की, लेकिन क्रूसेडर्स ने बजाय इसके कि उनको निकाला जाए, क्रूसेडर्स ने उन घरों को बाहर से आग लगा दी, जिससे हजारों मुसलमान जलकर राख हो गए। अगर आप सोचेंगे कि इतना जालिम कोई कैसे हो सकता है, तो आज भी फलस्तीन में यही सब कुछ एग्जैक्टली इसी तरह हो रहा है। क्रिश्चियंस के जुल्म से कुछ ही मुसलमान वहां से बचकर निकले और ये मुसलमान मस्जिद अक्सा से उस पुराने कुरान मजीद को भी अपने साथ लेकर गए जो हजरत उस्मान के दौर में लिखा गया था। इस सब जुल्म के बावजूद दुनिया में मुसलमानों का ऐसा कोई लीडर भी नहीं था जो फलस्तीन को दोबारा फतह कर सके। लेकिन फलस्तीन खोने के सिर्फ 40 साल बाद इराक में एक आम से सोल्जर नजमुद्दीन अयूब के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। यूसुफ सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से याद किया जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी 25 साल की एज में अपने चाचा के साथ इराक छोड़कर इजिप्ट की तरफ गए और वहां आहिस्ता आहिस्ता बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद इजिप्ट के बादशाह सुल्तान बन गए। ये बहुत लंबी कहानी है, इसे फिर करेंगे। अब जब यहाँ इजिप्ट में सलाहुद्दीन अयूबी इजिप्ट के बादशाह बनने की तरफ जा रहे थे, तो इसी दौरान यहाँ से बहुत दूर मंगोलिया में एक छोटे से गांव के एक छोटे से कबीले के सरदार के घर में भी एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था थेमोजिन चंगेज खान। यस, सलाहुद्दीन और चंगेज खान एक ही दौर में जिंदा थे। एक ने मुसलमानों को वापस ग्लोरी की तरफ लेके जाना था और दूसरे ने मुसलमानों को ऐसा तबाह करना था जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया था। फलस्तीन और स्पेशली जेरूसलम को खोने के बाद मुसलमानों का कोई स्ट्रॉन्ग लीडर तो नहीं था, लेकिन इस दौरान सबसे जबरदस्त रोल मुस्लिम स्कॉलर्स उलमा ने प्ले किया था, क्योंकि इससे पहले जो मुसलमान हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे और बहुत सारे फिरकों में डिवाइडेड थे, उन्हें कुछ बहुत अजीम स्कॉलर्स एक ही गोल पर यूनाइट करना शुरू किया कि किसी भी हाल में फलस्तीन को दोबारा फतह करना है, जिससे अगले कई सालों में मुसलमान किंगडम्स की यंग पॉपुलेशन के दिमाग में ये बात बहुत अच्छी तरह बैठ गई। लेकिन फिर भी मुसलमानों का ऐसा कोई एक लीडर नहीं था जो मुसलमानों को यूनाइट करके क्रिश्चियंस पर हमला कर सके। आखिर सलाहुद्दीन अयूबी ने इजिप्ट का सुल्तान बनने के बाद पहले तो क्रिश्चियंस के एक ग्रुप से डील कर ली कि अगले 10 साल तक बिल्कुल अमन होगा और हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट सुलह हुदैबिया की तरह। इन 10 सालों को यूज करके सलाहुद्दीन अयूबी ने पहले मुसलमानों को यूनाइट करना शुरू किया और फिर आखिर इस सारे इलाके को फतह करने के बाद अब सलाहुद्दीन अयूबी दुनिया के सबसे ताकतवर मुसलमान बादशाह बन चुके थे और दुनिया के सारे मुसलमान फलस्तीन को फतह करने के लिए सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ देखने लगे। उस जमाने के बड़े बड़े स्कॉलर्स ने भी सलाहुद्दीन अयूबी को सपोर्ट किया, जिनमें से सबसे बड़े स्कॉलर का नाम था शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी उस वक्त दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर थे, जिनकी सलाहुद्दीन अयूबी भी बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। आखिर सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी फौज लेकर क्रूसेडर्स पर हमला कर दिया और साल 1192 में जेरूसलम को मुकम्मल तौर पर फतह करके सिक्योर कर लिया। 1192 मुसलमानों की तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि इस साल एक तरफ सलाहुद्दीन अयूबी ने इतनी बड़ी फतह हासिल की और दूसरी तरफ शहाबुद्दीन गौरी ने इंडिया पर हमला करके इसे